चलो भी स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जो टेक ओवर वाला जो अपना टॉपिक चल रहा है उसमें दो पार्ट्स बाकी हैं, एक बीच में रेगुलेशन 10-11 और लास्ट में टेक ओवर डेट और उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज। तो आज मैं वो स्ट्रैटेजीज वाला पार्ट पहले ले रहा हूँ। 10-11 के एग्जेम्पशंस की पूरी लिस्ट है, लास्ट में डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबब्ली वो कल ही करेंगे, आज नहीं होगा, कल अपना टॉपिक बैकअप होगा। तो पेज नंबर 57 है, वहां से स्टार्ट हो रहा है टेक ओवर बिड्स। तो वो टॉपिक देख लेते हैं। चलिए, अब मीनिंग तो आपको पता ही है, टेक ओवर के बारे में हम वैसे बेसिक बात कर चुके थे। मीनिंग वाले पार्ट में कुछ नया नहीं है। इसमें फिर वो क्लैरिफिकेशन वापस दिया, फ्रेंडली टेक ओवर, होस्टाइल टेक ओवर, वो बात भी अपन स्टार्टिंग में कर रहे थे। नेगोशिएट करके आप बात करके टेक ओवर होता है, तो फ्रेंडली है, सामने वाले को पता है। होस्टाइल का मतलब क्या है कि जो टारगेट कंपनी, उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी ना, उसको पता था, और वो बैकएंड से आपने क्या इधर उधर से शेयर ढूंढ ढूंढ के टेक ओवर कर लिया, कंट्रोल एक्वायर कर लिया। दैट इज कॉल्ड होस्टाइल टेक ओवर। होस्टाइल टेक ओवर से बचना नेसेसरी, उसी की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जो आंसर है उसमें बोला है मैंडेटरी बिड, ये आपको पेज 58 पे मिलेगा। जो रिपीट है फिर वापस नहीं बता रहा हूँ, काफी सारी चीजें आपको पता भी है। मैंडेटरी बिड वाला जो आंसर है वो ओपन ऑफर वाली बात हो रही है। नया कुछ नहीं बोला, हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ लिया कि आपका 25% से ऊपर एक्विजिशन हो जाए या 5% से ऊपर चला जाए, तो फिर उस सिचुएशन में पब्लिक अनाउंसमेंट करो, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट इशू करो, और उसके बाद आपको वो मैंडेटरी उनको ऑफर देना पड़ेगा। ओपन ऑफर की बात हो रही है, तो पूरा कंटेंट तो रिपीट जा रहा है। मेन जो यहाँ से पार्ट स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द डिफेंस स्ट्रैटेजी। टेक ओवर बिड से बचने के लिए क्या करें, क्योंकि जो टारगेट कंपनी है, कितनी बार उनको वो नहीं चाहते कि भाई कंट्रोल हमारे हाथ से जाए, बट अब सामने वाला धीरे धीरे एक्विजिशन करता जा रहा है, कंट्रोल बढ़ाता जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे? तो बहुत बार होस्टाइल हो जाता है और उसको रोकना नेसेसरी होता है। तो डिफेंस स्ट्रैटेजीज जो है टू टेक ओवर बिड्स, वो हमें स्ट्रैटेजीज के बारे में यहाँ पे बात करनी है। अब अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग तरीके से ये सब चीजें हो सकती है, एक एक करके वो सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। कौन सी स्ट्रैटेजी ऑन पेपर है, कौन सी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या रेगुलेशन इसको चीज को रोकते हैं, क्या अलाउ करते हैं, ये सब बात यहाँ पे होगी। पहला जो पॉइंट बोला है दैट इज रिलेटेड टू एडजस्टमेंट्स इन द असेट्स एंड ओनरशिप स्ट्रक्चर। थोड़ा लैंग्वेज के साथ जाऊंगा। यहाँ पे बोला फर्स्टली द कंसिडरेशन हैज टू बी गिवन टू डेवलपिंग डिफेंस स्ट्रक्चर दैट क्रिएट द बैरियर्स स्पेसिफिक टू द बिडर। जो सामने वाला बिडर है ना, जो अक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, हमें तो देखो अगर उसको रोकना है तो रुकावट डालनी है उसके काम में। जो तरीका वो अपना रहा है, जो कोशिश वो कर रहा है कि इस तरीके से अक्वायर करो, उसको रोकने के लिए हम जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। तो थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, बिडर स्पेसिफिक। जैसे जैसे वो अटैक करेगा वैसे वैसे डिफेंड करेंगे, वैसी बात होगी। इसमें बोला है दिस इंक्लूड्स परचेज ऑफ असेट दैट मे कॉज लीगल प्रॉब्लम्स। मतलब ऐसी कोई एसेट खरीद लो कि भाई ये वाला, वो सामने वाला अक्वायरर अगर हमें टारगेट करता है और हम पे कंट्रोल एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, तो उस असेट की वजह से उसको प्रॉब्लम आए, कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसका किसी और एंटिटी के साथ कोई एग्रीमेंट हो जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन हो, और फिर वो जैसे हमें अक्वायर करने जाए उसको पता चले यार इसमें तो ये असेट अक्वायर कर ली, आईपीआर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जिससे कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट उसको फेस करना पड़े, तो वो अपने आप पीछे हट जाएगा कि यार अब ये तो रुकावट आ गई, लीगल कॉम्प्लिकेशन आ गई। तो ऐसे आप तरीके अपना सकते हो और चलता रहता है। परचेज ऑफ कंट्रोलिंग शेयर ऑफ द बिडर इटसेल्फ, वो आपकी कंपनी में बिड करके शेयर खरीदे, उससे पहले आप उसकी कंपनी के शेयर अक्वायर कर लो। ये फिर एक दूसरे को चेज करने वाली बात होगी कि तू मेरे शेयर खरीदने के लिए मार्केट में ढूंढ रहा है ना, रुक जा, पैसे मेरे पास भी है। पता चला पीछे पीछे आपने भी उसके बहुत सारे शेयर खरीद लिए, अब उसको ये समझ आ रहा है कि यार मैं इसके पीछे पड़ने का, मेरे पीछे पड़ रहा है, तो वो भी पॉइंट होता है। तो वो एक तरीका हो सकता है कि सामने वाली कंपनी में आप स्टेक बढ़ा लो ताकि अल्टीमेटली घुमा फिरा के बात नहीं आ जाए वैसे। तीसरा पॉइंट बोला है सेल टू देयर पार्ट ऑफ द असेट, वो पार्टी नहीं एक्चुअली पार्ट है, पार्ट ऑफ द असेट विच मेड द टारगेट अट्रैक्टिव टू द बिडर। मतलब आपके पास कोई ऐसी असेट है जिसकी वजह से वो आपके पीछे पड़ा है, और जैसे कोई आईपीआर हो सकता है कि आपकी कंपनी के पास जो आईपीआर है उसको उसने अक्वायर कर लिया, तो उसका फायदा है। आपने क्या किया, वो असेट ही बेच दी, जिस असेट की वजह से वो आपके पीछे पड़ा था, जिसकी वजह से आपकी कंपनी उसके लिए एक अट्रैक्टिव बिड थी, वो चीज़ ही नहीं रही आपके पास। अब वो क्या करेगा? तो ये भी एक तरीका हो सकता है अपने आप को बचाने का। थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है, लेकिन जैसी सिचुएशन वैसा ऑप्शन। दूसरी सिक्योरिटीज हम इशू भी कर सकते हैं, ये भी एक पॉइंट है। और सिक्योरिटीज इशू करने से क्या होगा, एक तरीके से ना मार्केट में शेयर्स बढ़ जाएंगे। उसका खर्चा ज्यादा करा रहे हो आप, कुछ नहीं,
आपने अपनी कंपनी का साइज बढ़ा दिया, कैपिटल बढ़ा दी, वो लेके बैठा होगा कि यार कंपनी कैपिटल 50 करोड़ है, मैं इसमें से 25 करोड़ के शेयर जुगाड़ कर लूंगा। आपने और कैपिटल रेज कर ली, अब 50 करोड़ के बदले शेयर 70 करोड़ हो गए। अब क्या होगा, अब उसको भी 10 करोड़ और डालने पड़ेंगे वो कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए। तो आप क्या कर रहे हो, न्यू सिक्योरिटीज इशू करके ना उसका खर्चा बढ़ा रहे हो। तो ये भी एक तरीका हो सकता है अपने आप को डिफेंड करने का, वैसा है। तो ये तो मतलब वो कैट माउस वाला रेस चलता रहता है, वैसा है। अब प्रॉब्लम आती है एक खतरनाक, जो नेक्स्ट पॉइंट में बोला है, एक रेगुलेशन है अपना 26 अब रेगुलेशन 2, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो अपने कल पढ़ भी रहे थे 25, 26, 27 वाली सीरीज की ना, उसमें पॉइंट था। तो उसमें बोला टारगेट कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, इट कैन नॉट एलियनेट इट्स असेट्स, मेक एनी मटेरियल बोरोइंग, इशू एनी न्यू शेयर्स विद वोटिंग राइट्स और टर्मिनेट एनी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द ऑफरिंग पीरियड। ये पंगा है। एक बार ऑफरिंग पीरियड शुरू हो गया, ऑफरिंग पीरियड शुरू कब होता है, जब वो अक्वायरर ने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया। तो उसके पब्लिक अनाउंसमेंट करते ऑफर पीरियड शुरू, ऑफर पीरियड शुरू होते रेगुलेशन 26 सब रेगुलेशन 2 बीच में आ जाता है। और जो ऊपर जितने जुगाड़ की बात आपने की ना, वो सारे जुगाड़ आपको ये करने नहीं देता है। ठीक है, टारगेट कंपनी का लग जाता है रिस्ट्रिक्शन कि ऑफर पीरियड के ड्यूरेशन में ये सब नहीं होगा। एलियनेशन मैंने वर्ड बोला भी था, टू सेपरेट समथिंग फ्रॉम योरसेल्फ, वैसा हो गया एलियनेशन ऑफ असेट एंड एवरीथिंग। तो ये सब चीजें जो है वो नहीं कर सकते। तो जितना आपने ऊपर दिमाग लगाया एक रेगुलेशन में सारा खेल बिगाड़ दिया, ये प्रॉब्लम भी आती है। तो स्ट्रैटेजीज थियोरेटिकली दे रखी है, बट इंडिया में ये रेगुलेशन की वजह से इसको अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट कंपनी के थोड़ा अगेंस्ट चला गया कि वो अपने डिफेंस में वो सारी चीजें कर ही नहीं सकता है जो वो सोच रहा है, क्योंकि रेगुलेशन बीच में आता है। ऑफर पीरियड की ड्यूरेशन में नहीं कर सकता, उससे पहले कर ले तो बात कर ले। इनफॉर्मली आइडिया आ रहा है कि यार ये स्टेक बढ़ाता जा रहा है, अब ये कैसे होगा, सब कुछ नंबर्स का गेम है। अगर कोई आपकी कंपनी में एक्विजिशन कर रहा है 10%, 20% की रेंज में चला गया, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये होगा ना कि अगर 25 से ऊपर चला जाऊंगा तो फिर टेंडर ऑफर दूंगा, ओपन ऑफर दूंगा, सॉरी, तो वो चीज हो जाएगी। तो वही पॉइंट आपको भी दिमाग में आना चाहिए कि यार कोई अक्वायरर है जो इंटरेस्ट कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बढ़ाता जा रहा है, 10% शेयर थे, 12 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, कहीं अगर 25 पहुंच गया तो फिर ओपन ऑफर दे देगा, ओपन ऑफर देके और शेयर ले लेगा, कहीं कंट्रोल पूरा एक्सरसाइज कर लिया तो पता ही नहीं चला, धीरे 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 करके टेक ओवर हो गया। तो जब कोई भी पर्टिकुलर अक्वायरर आपकी कंपनी में 10 to 20% की रेंज में अगर स्टॉक होल्ड करने लग जाए तो आप थोड़ा अलर्ट हो सकते हो और उसके इंटेंशन जानने की कोशिश कर सकते हो। और वो ट्रिगर पॉइंट आने से पहले, क्योंकि ट्रिगर पॉइंट आ गया और उसने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया, फिर तो ये रेगुलेशन बीच में आ जाएगा, बट उसके पहले तो रेगुलेशन बीच में नहीं आता है। तो उसके पहले अगर आप इस चीज को डिले करने के लिए कोई टैक्टिक लगाना चाहते हो तो ये सब लगा सकते हो कि आपको अगर ये समझ में आ जाए कि ये सब क्यों हो रहा है, आपकी कौन सी एसेट पे वो अटैक कर रहा है, तो आप उस एसेट को अपने से अलग करना चाहते हो तो पहले कर लो। अगर आपको लगता है कि वो आपकी कंपनी में स्टेक बढ़ा है, उससे पहले आप उसकी कंपनी में स्टेक बढ़ा लो, तो आप अटैक करना शुरू कर दो, जो भी अपन ने ऊपर बात की। तो वो सारी चीजें ऑफर पीरियड शुरू होने के पहले हो सकती है, लेकिन एक बार ऑफर पीरियड शुरू हो गया, उसने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया, अब गेम उसका है और आप बैकफुट पे आ चुके हो। ये सिचुएशन वैसी है। और ये बात है ना बार बार रिपीट होने वाली, वो देखना। लास्ट पॉइंट में जो कुछ मैं बोला है, it would be almost impossible to bring about adjustments in the assets and ownership structure in India. Impossible कब? After the offer period starts, after the public announcement. ये 26 की वजह से हो रहा है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है पॉइंट, आपको थोड़ी देर में चिढ़ाएगा, इरिटेट करेगा। देखो कैसे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, सेकेंड कॉमन मेथड इज टू क्रिएट अ कंसोलिडेटेड वोट ब्लॉक allied with target management. देखें, securities are issued through private placement to parties friendly or in business alliance with management or to the management itself. आप और सिक्योरिटीज इशू कर दो, किनको? उन लोगों को जो होस्टाइल टेक ओवर में पार्टिसिपेट नहीं करें, अपने शेयर नहीं देंगे इतना इजीली, फ्रेंडली रिलेशन है जिनके साथ, बिजनेस अलायंसेस हैं, या तो अपने मैनेजमेंट को और शेयर इशू कर दो। इसो और उस टाइप के सिक्योरिटीज की बात हो रही है, तो ये सब तरीके से भी हम ऐसा कर सकते हैं। Moreover, another method can be to repurchase publicly held shares to increase an already sizable management block in place. पब्लिक के पास जो शेयर पड़े हैं वो आप लोग ही खरीद दो ना, वैसी बात भी तो हो सकती है। पब्लिक के पास जो होल्डिंग है उसको कम कर दो, प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अपने आप सामने वाले के पास पब्लिक शेयर होल्डिंग बचेगा ही नहीं उतना कि वो एक्विजिशन जल्दी कर सके। बट फिर नीचे देखो वापस वही बात आ गई, रेगुलेशन 26 वो क्या बोलता है, ये सब चीजें पब्लिक अनाउंसमेंट के पहले ही हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती। तो अगर उसके बाद आपके दिमाग में ये सब आया, देन यू आर लेट। ना बायबैक करना अलाउड होता है उस ड्यूरेशन में, ना और सिक्योरिटीज ऑफर करना अलाउड होता है, ना ईसॉप अलाउड होता है, सब ब्लॉक हो जाता है। पहले से जो चीजें डिसाइडेड होती है प्रायर टू, तो वो ठीक है, कन्वर्टिबल्स हैं या वो ईसॉप का वेस्टिंग पीरियड खत्म हो रहा है और अभी एक्सरसाइज पीरियड आ रहा है, दैट इज ओके।
तो वो कैसा है कि उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अब कोई भी एक्शन लेने जाओगे नया डिसीजन तो वो काम नहीं करेगा। वो पॉइंट यहाँ पे भी इन्होंने बोल दिया। वापस वही बात बोल रहे हैं कि ये सब चीजें इम्पॉसिबल हो जाती है। क्लास में लिखा है कि बिफोर हैंड अगर आप कुछ प्लान कर लो तो बात अलग है। बिफोर हैंड का मतलब वही है कि वो ऑफर पीरियड स्टार्ट होने से पहले, ऑफर पीरियड स्टार्ट होने के बाद कुछ नहीं हो पाएगा। ये बात बार बार बोल रहे हैं, तो आपको तरीका बता रहे हैं पर फिर साथ में याद भी दिला रहे हैं कि ये तरीके अपनाने हो तो आपको टाइमलाइन का ध्यान रखना पड़ेगा। 26 वाला पॉइंट बीच में आ सकता है। नेक्स्ट, थर्ड कॉमन थिंग, dilution of the bidders vote percentage through issuance of new securities. Sorry, special resolution है आजकल पोस्ट वाला इसका बायबैक वाला मतलब वो शेयर होल्डर सारे एक्सेप्ट कर दें बायबैक हो सकता है। It must have been borne in the mind that Regulation 26, the target company cannot issue any new shares with voting rights or terminate any material contract during the offering period, and can also not make a buyback of shares from the public shareholders, except with the approval of shareholders by way of special resolution passed by postal ballot. हाँ, मतलब ये तरीका हो तो फिर कर सकते हैं, बट इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन भी पोस्टल बैलेट, वो कंप्लायंस फुलफिल करना पड़ेगा तो हो सकता है। सीधा सीधा बोले हाँ, नॉर्मली नहीं कर सकते, बट वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला बाईबैक नहीं कर सकते। बाईबैक में अगर आपको ध्यान हो दो रेंज थी ना, अप टू 10% और 10 to 25%, तो जो लिखा है उसके हिसाब से फिर ऐसा हो गया कि शेयर होल्डर से बिना पूछे नहीं कर सकते। तो अगर आप जितना भी बाईबैक करना चाहते हो बोर्ड रिजोल्यूशन के बेसिस पे नहीं हो पाएगा। आप पोस्टल बैलेट से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा लो तो एक बार पॉसिबल है वैसे। मतलब बायबैक 10% to 25% के बीच में ही होगा ना? नहीं, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। अगर बिलो 10 भी है तो बिलो 10 में क्या था, स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं था। बट अगर आप यहाँ बिलो 10 करना चाहते हो और उससे आपका काम हो जाता है तो ज्यादा बाईबैक क्यों करोगे? बट उसमें फिर रिजोल्यूशन कौन सा पास कराना पड़ेगा? स्पेशल। तो इन शॉर्ट 0 to 25 में कुछ भी बाईबैक करो, स्पेशल रिजोल्यूशन और वो पोस्टल बैलेट, उसके बिना नहीं बाईबैक करोगे तो उसमें रेजोल्यूशन नेसेसरी है। इसका वैसे मतलब नहीं निकालना कि क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन बोला है तो 10% मिनिमम बाईबैक करना पड़ेगा, ऐसी कोई कंडीशन होती नहीं। वो सेक्शन जो बाईबैक वाला था उसका बोलने का तरीका वो था कि अप टू 10% अगर आप बाईबैक कर रहे हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन चलेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है। फिर भी कोई कंपनी बोले नहीं एक बार सेफर साइड स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा लो, करो, आपके पास टाइम है वेस्ट करने के लिए तो ईजीएम बुलाओ, नोटिस दो, रेजोल्यूशन पास करो, जबकि लॉ में मैंडेट नहीं है। हाँ, 10 से ऊपर जाएगा तो मैंडेटरी है, बट 10 से नीचे मना भी तो नहीं कि पास कर ही नहीं सकते। इस सिचुएशन में कर सकते, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक है, तो उसमें बिफोर हैंड वाले वही बोला है कि अगर आपने ये अनाउंसमेंट से पहले कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज या ऐसे कुछ शेयर्स इशू कर दिए थे तो फिर बात अलग है, तो आपने अपना नंबर ऑफ टोटल शेयर्स बढ़ा लिए। तो जो कुछ भी जुगाड़ लगाने हैं ओपन ऑफर से पहले ही लगाने पड़ेंगे। एक बार पब्लिक अनाउंसमेंट होगी ऑफर पीरियड का, फिर उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। थर्ड वाले पॉइंट में भी सेम बात है, न्यू सिक्योरिटीज इशू कर दो, फिर वापस हाउएवर में बोल दिया 26 सब रेगुलेशन 2। तो हर जुगाड़ के साथ साथ बार बार 26 की याद दिला रहे हैं आपको। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट जो है वो एक स्ट्रैटेजी है, उसको बोलते हैं क्राउन जूल स्ट्रैटेजी। क्राउन जूल नाम सोच के रखा है, मतलब कैसा है कि जैसे एक वो होता है ना, पहले राजा महाराजाओं की जो फाइट होती थी, तो उसमें वो जो राजा है सामने वाला जिसको आपको जीतना है, जिसका एरिया टेक ओवर करना है, उसके वो जो मुकुट के अंदर जो हीरा लगा है ना, वो उसमें आपकी जान अटकी है, ये चाहिए मुझे, वैसा है। तो मतलब मेन अट्रैक्शन क्या है, सामने वाली कंपनी को अक्वायर करने का हमारा क्या इंटेंशन है, दैट इज द क्राउन जूल, द मेन असेट बिकॉज ऑफ विच ये सब चीजें हो रही है। तो वही अगर उस टारगेट कंपनी से अलग हो जाए तो फिर मोह माया बचेगी नहीं ना, कि बोले यार इसके पास जो था, जो मुझे चाहिए था उसके तो है ही नहीं, क्या करूँ उसका, मैं कोई फायदा ही नहीं हुआ, ये वैसी बात होगी। क्राउन जूल में उन्होंने वही बात समझाने की कोशिश की, बोला है the central theme is in this strategy is to divest the most coveted asset by the bidder, which is commonly known as the crown jewel। जो बिडर है उसके लिए आपकी सबसे इंपॉर्टेंट असेट, जिस वजह से वो आपकी कंपनी में इतना इंटरेस्टेड है, अगर आपने वो असेट ही खुद से अलग कर दी तो फिर ये क्या करेगा, फिर आपकी कंपनी में उसका इंटरेस्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, वैसी बात होगी। Consequently, the hostile bidder is deprived of the primary intention behind the takeover bid। A variation of the crown jewel strategy is the more radical scorched earth approach, by which the target sells off not only the crown jewel but also properties to diminish its worth। Such a radical step may, however, be self-destructive and unwise in the company's interest। ये तो ऐसा है ना कि मतलब सामने वाला अपने को नुकसान पहुंचाए, इससे खुद पहले अपन ने खुद को नुकसान पहुंचा दिया, वैसी बात होगी। तो हमारी कंपनी की जो सबसे इंपॉर्टेंट असेट थी वो हमने पहले खुद से अलग कर दी, बेच दी, और प्रॉपर्टीज भी सेल ऑफ कर दी, ताकि हमारी कंपनी की वैल्यू इतनी डिमिनिश हो जाए
कि सामने वाले का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। तो ये तो डिस्ट्रक्टिव नहीं होंगे, खुद का नुकसान करने वाली बात नहीं होगी। वैसा है टेक ओवर से बचने के लिए आपने अपना ही सारा नुकसान कर लिया। मतलब ये तो ऐसा है, सामने वाला आपको ऐसे ही फिर डरा के छेड़ के चला गया, आपने खुद ही अपना ही सुसाइड कर लिया, तो वैसी बात होगी, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो गया, सुसाइडल हो गया, तो वैसी बात है। तो फिर कंपनी का तो नुकसान ही है इसमें। बोला ये रेडिकल स्टेप, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा स्टेप ले लिया आपने, कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम स्टेप ले लिया, एंड इट इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एंड अनवाइज। कंपनी के इंटरेस्ट में तो ये नुकसान ही है। क्या पता सामने वाला फिर टेक ओवर करने का इंटेंशन ही नहीं रखता हो, उसको समझ आ गया हो कि आप अपने डिफेंस में खुद का नुकसान कर लोगे, तो थोड़ा आप पे प्रेशर बनाया, ऐसा माहौल क्रिएट किया कि हम टेक ओवर कर लेंगे। उस चक्कर में आपने अपनी सारी इंपॉर्टेंट असेट्स किसी को बेच दी, बोले हो गया काम खत्म, मेरे को टेक ओवर नहीं करना था, इसको बर्बाद करना था। कर दिया, वापस आ गया, अपना पैसा भी नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, पीछे हट गए, फिर तो वैसा हो गया। तो वो नहीं होना चाहिए। तो क्राउन जूल स्ट्रेटेजी सुनने में बड़ी ऐसे अट्रैक्टिव सी लग रही है, बट एक्चुअली में तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, वैसा हो गया। आगे देख लो, हावेवर करके पॉइंट आ गया, फिर वही कि ये सब करना इतना इजी नहीं होता। अब एक पॉइंट इसमें बोल दिया कंपनीज एक्ट का, कि भाई कभी भी आप अपनी कंपनी की सब्सटेंशियल वैल्यू ऑफ असेट्स, जो इंपॉर्टेंट असेट्स है वो बेचते हो, तो उसमें एक सेक्शन 180 है अपना। सेक्शन 180 की लैंग्वेज है कि अंडरटेकिंग और पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग विच हैज अ सब्सटेंशियल वैल्यू, अगर आपको बेचनी हो तो शेयर होल्डर से बिना पूछे नहीं बेच सकते। तो 180 वाली बात यहाँ पे भी की है, क्योंकि शेयर होल्डर्स के कंसेंट के बिना मैनेजमेंट तो ये कर नहीं सकता, और शेयर होल्डर्स, मेजोरिटी शेयर होल्डर ऐसे बेवकूफ तो होंगे नहीं जो इसके लिए हाँ बोल देंगे। तो यूजुअली ये चीज ऑन पेपर एक स्ट्रेटेजी की तरह ड्राफ्ट कर दी वो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जब इसको एग्जीक्यूट करने जाओगे तो 75% लोग तो पागल नहीं होंगे कंपनी में, जो ऐसे सुसाइडल थॉट पे अग्री कर जाएंगे कि चलो ठीक है जाने दो। ऐसा तो होगा नहीं, बोले नहीं भाई कोई और रास्ता निकालो, ये क्या है, तो हमारी मेन एसेट है, ये बेच दोगे तो कंपनी बचेगा क्या। उनके लिए छोड़ो, हमारे लिए भी कंपनी का अट्रैक्टिव कुछ नहीं रहेगा, फिर हमारे पैसों की तो वैल्यू खत्म हो। तो यूजुअली ऐसा होगा नहीं। बहुत बार फिर टेक ओवर होने भी दिया जाता है। देखो एक बनी बनाई कंपनी है जिसकी वैल्यू है, मैं सिर्फ कंट्रोल रखने के चक्कर में उसको बर्बाद कर दूं, क्या फायदा। कंपनी ही पूरी बर्बाद हो गई, मेरे पैसे जीरो हो गए, पर कंट्रोल तो नहीं दिया। अरे ये कौन सी बात है, इतना पर्सनल होने की जरूरत नहीं ना, बिजनेस है। अगर कोई मैनेजमेंट टेक ओवर कर भी रहा है तो कंपनी तो चलाएगा आगे, हमारे शेयर होल्डिंग की वैल्यू तो बचेगी, शेयर के बदले शेयर देगा, शेयर के बदले पैसे देगा, कम से कम वैल्यू तो जीरो नहीं होगी ना। अपनी बनाई हुई चीज की वैल्यू जीरो कर दो जस्ट बिकॉज कोई और टेक ओवर ना कर ले, वो कितना ही वाइज डिसीजन हो सकता है। इमोशनल और इम्पल्सिव हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल तो नहीं हो सकता, ये वैसी बात है। चलो ठीक है, तो 26 वाला जो पॉइंट है वो तो नीचे वापस सेम आ गया। Hence, it would almost be impossible to use the crown jewel strategy as a defense mechanism, क्योंकि ना शेयर होल्डर एग्री करेंगे, ना 26 को आपको एक पॉइंट के बाद ये करने देगा, वैसी बात है। The backman defense, बैकमैन की गेम आती है, हाँ बहुत पहले आती थी, आप लोगों ने शायद ही खेली होगी, मोबाइल वाली जनरेशन से पहले आती थी। जो वीडियो कैसेट वाली गेम नहीं आती थी, जो बॉक्स आता था 90s के टाइम पे चलती थी, वैसा बाद में लोग खेलते थे। हाँ चलती थी, हम खेली नहीं होगी तो अलग बात है। हाँ मैं जेंजी में नहीं हूँ भाई, मैं मिलेनियल्स के लॉट में हूँ। ठीक है चलो, तो बैकमैन डिफेंस बोला हुआ है यहाँ पे, ठीक है गेम की बात तो छोड़ देते हैं, यहाँ पे समझते हैं हो क्या है। दिस स्ट्रेटेजी ऑल्दो अनयूजुअली अटेम्प्ट्स टू परचेज द शेयर ऑफ द रेडर कंपनी। रेडर कंपनी वालों को जो अटैक कर रही है यहाँ पे, अक्वायरर कंपनी रेड कर रही है। रेडर ये इसमें ना अपने कबड्डी में होता है ना, एक रेडर होता है, रेडर वो वर्ड वहां से आया। मैं वो सोचा मैं कबड्डी वाले टर्म्स की यूज कर रहे हैं। रेडर वो होता है ना जो अटैक करने आता है, तो बाकी लोग घेर लेते हैं उसको, वैसा है। तो ये रेडर कंपनी की बात हो रही है। This is usually the scenario if the raider company is smaller than the target company, and the target company has a substantial cash flow or liquidable asset. ये तो फिर ऐसा हो गया, छोटी मछली बड़ी मछली से पंगा ले रही है, बोले रुक जा अभी बताता हूँ तुझे, मेरे को टारगेट करेगा, वैसा हो गया। तो छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को अक्वायर करने की कोशिश कर रही है इस तरीके से जुगाड़ करके। बड़ी कंपनी है, उसके पास तो पैसे ही पड़े, बोले तू क्या अटैक करेगा, मैं अटैक कर देता हूँ सामने, ठीक है। तो जो रेडर है उसको सबने घेर लिया, ठीक है। तो वैसे बेचारा वापस नहीं जा पाया, कबड्डी करता रहे, वापस पहुंचा नहीं। तो दैट इज अ बैकमैन डिफेंस, अटैक कर दिया आपने। अगेन फिर वापस 26 सब रेगुलेशन बीच में आ गया, नहीं करने देंगे। तो ये सब स्ट्रैटेजी ऑन पेपर सुनने लिखने के लिए है, प्रैक्टिकली अगर आप लेट हो गए तो ये कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है।
हाँ सब में नहीं। हाँ हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, पढ़ने मैंने बोला ना मूड खराब हो जाएगा, पहले बोला ना कि इरिटेट हो जाओगे। हाँ तो ये वही चीज है, तो वो चिढ़ा रहा है फालतू का 26 सब रेगुलेशन 2। और जब यही होना था तो ये सब समझाना नहीं चाहिए था, हमारे लिए 4 पेज फालतू के बढ़ा दिए। तो ये सिर्फ है ना बुक में रह जाएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में फिर वो गेम अलग होते हैं जो यहाँ पे बुक में नहीं लिख सकते वैसा वो आपको वहां पता चलेगा। टारगेट एंड शेयर रीपर्चेज और बायबैक, बायबैक वाली स्ट्रैटेजी सिंपल है। बायबैक आपने पहले कर लिया तो बात अलग है, देखो बहुत बार कंपनीज प्रोएक्टिव चलती है, रिएक्टिव नहीं चलती कि सब अब मेरे पे हमला हो रहा है तो अब मैं अपना बचाव करने जाऊंगा। भाई यू आर टू लेट, अब तो हमला हो चुका है, अब क्या करोगे, बचाव पहले से करना होता है। तो आप देखो जो बड़ी कंपनीज हैं, जितनी भी कॉर्पोरेट एंटिटीज है, रिलायंस और ये सब देख लो, इनके डिस्क्लोजर देखो आप, इनका प्रमोटर होल्डिंग देखो, 50% से नीचे जाता ही नहीं। तो मैं एग्जीक्यूटिव में बता रहा था, हम लोग रिलायंस की वेबसाइट पे उनका ऑफिशियल डिस्क्लोजर देख रहे थे जो सेबी में उन्होंने डिस्क्लोजर दिए, प्रमोटर होल्डिंग है 50.11%। जितने पैसे लगाने लगा लो, आप टेक ओवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग में प्रमोटर्स की तो पूरी लिस्ट है, हंड्रेड्स में। अब प्रमोटर में ऐसा नहीं खाली मुकेश अंबानी सारे 50% शेयर लेके बैठे हैं, वो उनके फैमिली के मेंबर्स, उनके फ्रेंड्स, क्लोज एसोसिएट्स के भाई फ्रेंडली रिलेशन, जिनके फैमिली रिलेशन है, उन्होंने ले रखे हैं शेयर्स, उनकी 50 सब्सिडरी है, उनके नाम पे शेयर्स। तो ऐसे कर करके ना 50-100 तो प्रमोटर है, बट उन सबका क्यूमुलेटिव होल्डिंग जो प्रमोटर के टैग में आ रहे हैं वो 50% से ऊपर है। अब ऐसा है कि ऐसा नहीं कि रिलायंस को कोई खरीद नहीं सकता, बहुत बड़ी कंपनी, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, है ना। अभी कल ही देख रहा था न्यूज, ये इलॉन मस्क, उसकी नेटवर्थ है $400 बिलियन, 400 बिलियन, 405 समथिंग आ रहा था। अब मुकेश अंबानी की कंपनी की जो वैल्यू है $120 बिलियन, तो वहां से तो पैसा आ भी सकता है। यूएस वाले तो कभी भी खरीद सकते हैं, उतना पैसा तो उनके पास, सबके पास है। तो ऐसा नहीं कि टेक ओवर हो नहीं सकता, तो उनको भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई ऐसा ना हो जाए कि पीछे पीछे कोई शेयर खरीद के बैठ जाए। तो ऐसे स्ट्रेटेजिकली वो लोग होल्डिंग फंसा के रखते हैं कि कोई कुछ भी कर ले, सब एक तरफ हो जाएंगे ना, तो 50% है ही नहीं मार्केट में, 50 पॉइंट समथिंग परसेंट मेरे पास है, तुम ले लो 49.89% ले लो, क्या कर लोगे उसको, कंट्रोल तो मेरा ही चलेगा ना। तो शेयर होल्डिंग पहले से वैसे रखते हैं कि आपको ये सब करने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये सब डिफेंस स्ट्रेटेजी ऑन पेपर है, लेकिन तब एग्जीक्यूट करने के लिए तो लेट हो चुका होगा। जो करना है पहले से कर लो। कभी कभी क्या होता है, इतनी बड़ी कंपनी, इतने टाइप के शेयर सिक्योरिटीज इशू होते रहते हैं, बहुत बार वो रेशियो नीचे भी चला जाता है 50% से नीचे। अब नीचे जाते हैं, ऐसा तो नहीं 2 दिन में तो 20 लाख करोड़ की कंपनी खरीद लेगा। तो जैसे ही होता है इमीडिएटली वो लोग ये सब रास्ते अपनाने शुरू कर देते हैं कि भाई देखो प्रमोटर्स का होल्डिंग परसेंटेज में बढ़ाना है, मार्केट से शेयर बायबैक कर लो। अब बायबैक में मैंने आपको पढ़ाया भी था, उसके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिटेल्स थी कि प्रमोटर अपना होल्डिंग दे रहा है बायबैक में या नहीं दे रहा है, या सिर्फ आउटसाइडर से बायबैक किया जा रहा है, वो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो रीजनिंग में वो लोग क्लैरिफाई कर देते हैं कि हम सिर्फ पब्लिक से बायबैक कर रहे हैं, और रीजन वही है बिना और पैसे डाले हमारा परसेंटेज बढ़ जाए। मार्केट में 100 शेयर है, 45 मेरे, 55 मार्केट में घूम रहे हैं, रिस्क है ना। मैं मार्केट से 15-20 शेयर वापस ले लेता हूँ। अब क्या होगा, मार्केट में बचे 85, 15% बायबैक किया, उसमें मैंने कुछ भी नहीं दिया बायबैक में, मेरे शेयर तो मेरे पास रहेंगे, आप सबके शेयर ले लिए मैंने। अब टोटल 85 में से 45 मेरे, हो गया 50% प्लस। मेरे को पैसा डालना पड़ा नहीं, उल्टा आपका पैसा रिटर्न कर दिया और आपके शेयर वापस ले दिए। पब्लिक की होल्डिंग अब हो गई 40, मेरी होल्डिंग 45, हो गया ना 50% से ऊपर। तो बायबैक करने से विदाउट एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूजन प्रमोटर परसेंटेज अपने आप बढ़ जाता है, ये एक रास्ता होता है। दूसरा रास्ता ये था कि आप और शेयर खरीद लो, मतलब और शेयर इशू करो खुद को, लेकिन उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो जो काम फ्री में हो रहा है उसके पैसे क्यों दे रहे हो, इससे बेटर है कैश पड़ा है बायबैक कर लो। तो सरप्लस रिजर्व वाली कंपनी कभी भी बायबैक कर सकती है, उनको टेंशन नहीं होता। तो कभी परसेंटेज इधर उधर हो जाए ना तो वो लोग ये मैनेज कर सकते हैं, बट ये सब पहले होना चाहिए, बैकअप में लेके चलना होता है, बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। बाद में फिर ये रेगुलेशन बीच में आएगा 26 वाला कि अब तो ओपन ऑफर स्टार्ट हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, वैसी बात है। गोल्डन पैराशूट, ये भी एक तरीका है, इसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, पता ही है आपको तो। ठीक है, गोल्डन पैराशूट में क्या बोला, बोला एक काम करो, आप टेक ओवर तो होने ही वाले, अब मरते मरते सामने वाले का जितना नुकसान कर दो, ये वैसी बात है। और अपना हीरो अकेला बचा है, मरने ही वाला है, पता है अपने को भी दिख रहा है क्लाइमेक्स में बचेगा नहीं, तो सामने वाले के 4 मार के मरो, ये वैसी बात होगी। अब इसमें गोल्डन पैराशूट में आप ऐसे ही कर रहे हो, आपने क्या किया, अपनी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स, अग्रीमेंट्स जो एम्प्लॉयज के साथ होते हैं, एम्प्लॉयज, एमडी, मैनेजर, सीईओ, उनके साथ जो अग्रीमेंट्स है उनको मॉडिफाई किया, उसमें उनका कॉम्पनसेशन बढ़ा दिया, देते हैं उसमें अग्रीमेंट कर लिया कि अगर कोई हमें टेक ओवर कर ले और मैनेजमेंट चेंज हो जाए तो आपको तो निकाल देंगे, मैनेजमेंट तो उनका आ जाएगा, तो जो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा वो कॉम्पनसेशन इतना बढ़ा दो और फिर पीछे हट जाओ, होने दो टेक ओवर।
अब जैसे वो टेक ओवर करेगा भाई इन सबका कॉम्पनसेशन दे देना, इतने करोड़ इसके इतने करोड़ उसके, बोला यार ये सब क्या चल रहा है, अग्रीमेंट है हमारा, हमारी पॉलिसी है। वो सामने वाले को मजे हो जाए। हाँ एम्प्लॉय के तो मजे हो जाएंगे, पर ठीक है ना, हम तो मरते मरते किसी का भला कर लो, दुश्मन का नुकसान कर लो, तो वैसी बात हो गई ना। तो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अग्रीमेट जैसे बना दो कि जाते जाते ना वो टेक ओवर महंगा पड़ जाए उसको, कि अभी सब एम्प्लॉयज को भर भर के पैसे देने पड़ेंगे। बट अगेन ये बोलना बड़ा आसान है, सुनने में मजा आ रहा है कि चलो हाँ सामने वाले का नुकसान तो किया। तो इसमें आ जाता है अपना कंपनी लॉ, सेक्शन 202। सेक्शन 202 मैंने आपको स्पेसिफिक पढ़ाया हुआ, मैं याद करा देता हूँ। उसमें एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन की बात हो रही थी फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, है ना, वो 3 इयर्स का कुछ था, हाँ 3 इयर्स की कंडीशन थी। तो उसमें ऐसा था कि अगर एम्प्लॉय को आपने उसकी गलती के बिना निकाल दिया तो उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। हाँ उसकी गलती है, उसने फ्रॉड किया, ऐसा कुछ है तो नहीं बनता है, वो रिजाइन करके खुद जा रहा है तो नहीं बनता है। लेकिन आपने निकाल दिया टर्म ऑफ ऑफिस से पहले तो आपको उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। लेकिन कॉम्पनसेशन की मैक्सिमम लिमिट है अनएक्सपायर्ड पीरियड और 3 इयर्स विच एवर इज हायर या लोअर था, मैक्सिमम 3 इयर्स, ठीक है मैक्सिमम 3 इयर्स ही होगा। तो अनएक्सपायर्ड पीरियड तो विच एवर इज हायर आ जाएगा, नहीं सॉरी लोअर आ जाएगा, हाँ तो 3 इयर्स से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि आपका अनएक्सपायर्ड टर्म अगर 1 साल का है और अदरवाइज लिखा है 3 इयर्स, तो दोनों में से विच एवर इज लेस, तो मैक्सिमम 1 ईयर होगी। उस 1 ईयर में आप कंपनी से जितना पैसा कमा सकते थे, सैलरी एवरीथिंग, उतना ही आपको मैक्सिमम कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो एक मैक्सिमम कॉम्पनसेशन का कैप है वहाँ पे, वो कैप यहाँ पे भी तो फिर काम में आएगा। अब गैर बोलेगा या तुम तो कुछ भी लिख के चले जाओगे, ऐसा थोड़ा 100 करोड़ देंगे सबको, लिखा है ना 202 नंबर का सेक्शन पढ़ो, उसमें जो लिखा है उससे ऊपर तो कॉम्पनसेशन लीगली नहीं है, वो तो इनवैलिड हो गया। तो आप कुछ भी बना के लिख के चले जाओगे फिर वो होगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं वो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन सामने 202 उसको ब्लॉक कर देगा। ये पढ़ना है सारा, जब इनका कुछ बच्चों के थियरी में पूछ लेते हैं ना, फिर एग्जाम में वो कुछ चीजें होती है ना सिर्फ बुक नॉलेज के लिए होती है, ये वैसी है। लॉजिक क्या है, सोच क्या है स्ट्रेटेजी बनाने वाले की, वो बता रहे हैं। खुराफाती दिमाग है। खुराफाती दिमाग वो लगा नहीं पाएगा, क्योंकि ज्यादा खुराफात तो सेबी वालों ने मचा रखी है। रेगुलेशन 26 और रेगुलेशन 2 और कंपनीज एक्ट का 202 वैसा है। मैंने बोला ना ये सब आप पहले से कर लो तो बात अलग है, लेकिन वो ओपन ऑफर पीरियड स्टार्ट और पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले ये सब करना है ना तो कर सकते हो, कौन मना कर रहा है। पैकमैन स्ट्रेटेजी है वो आपके शेयर खरीदना शुरू करे, आप उसके खरीदना शुरू कर दो, हो सकता है ना। बट पब्लिक अनाउंसमेंट देने के पहले, एक बार अनाउंसमेंट दे दी उसने, उसके बाद ये सब नहीं हो पाएगा, वो पहले तो हो सकता है ना। इसलिए ऐसा भी नहीं कि टोटली इररिलेवेंट है, लेकिन टाइमिंग मैटर करती है। अगला पॉइंट देख लो, इसको नाम दिया हुआ है एंटी टेक ओवर अमेंडमेंट्स, शार्क रिपेलेंट्स। शार्क रिपेलेंट जो मॉस्किटो रिपेलेंट होता है वैसे स्प्रे करोगे भाग जाएंगे, वैसा नाम दिया है शार्क रिपेलेंट। जो क्या बोला है यहाँ पे, बोल रहे हैं आप अपनी कंपनी के आर्टिकल्स में, रेगुलेशंस में, बाई लॉज में ऐसे चेंजेस कर दो कि जो रेडर है या जो बिडर है उसको आपकी कंपनी आपके रूल रेगुलेशंस की वजह से, आपके शेयर होल्डर्स के पावर की वजह से अट्रैक्टिव ना लगे। शेयर होल्डर के पावर कम कर दो, डीवीआर शेयर ऑफर कर दिए, डीवीआर शेयर में शेयर होल्डर का वोटिंग पावर ही नहीं होता, बोले ले कर ले टेक ओवर, तेरे को वोटिंग पावर नहीं मिलेगा, क्या करेगा खरीद के, मालिक बनेगा और वोट एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा तो तेरी चलेगी नहीं ना। जो चलानी है तो टेक ओवर कर रहा है, हमने एग्रीमेंट ही ऐसे बना दिया ना, सारे शेयर होल्डर्स के पावर ही खत्म कर दिए। ये तो यार कौन सा तरीका हुआ, अपने शेयर होल्डर की पावर खत्म कर दी। इसमें तो फिर क्या होगा, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, शेयर होल्डर वैसे ही वीक हो जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग है वो भी वीक हो जाएंगे। तो ये सब चीजें भी बोलने सुनने में सही लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में उतनी सेंसिबल नहीं लगती वैसा। तो शार्क रिपेलेंट वाले में ये सब चीजें बोली है, इसके तरीके बताए हुए हैं कि कैसे हो सकता है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, पहला बोला सुपर मेजॉरिटी अमेंडमेंट, ये थोड़ा आपको लॉजिकली समझ भी आएगा, ऐसा कुछ एकदम इम्प्रैक्टिकल नहीं है। सुपर मेजॉरिटी अमेंडमेंट का मतलब हमने कंपनी लॉ में देखा हर जगह, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, ये तो आपको पता ही है। बट एक एंट्रेंसमेंट प्रोविजन याद होगा आपको, मैं काफी स्ट्रेस देके वो समझाता हूँ क्या है, वो याद है एंट्रेंसमेंट प्रोविजन क्या था? कंपनी लॉ का है, आपको उससे रिस्ट्रिक्ट कोई लॉ बनाना है। हाँ कंपनी लॉ में जो लिखा है उसे स्ट्रिक्टर रूल्स बना रहे हैं फॉर बेटर मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट, वो ऑब्जेक्टिव है। तो जहाँ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लिखा है लॉ में, क्या हम ऐसा कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए हम बोले नहीं हम तो स्पेशल रिजोल्यूशन पे ही ये बात अग्री करेंगे, हमारे लिए मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लॉ बोलता है 50% मेजोरिटी, बट हम 75 से नीचे रिजोल्यूशन पास नहीं करेंगे, चलेगा। एंट्रेंसमेंट प्रोविजन, ये सुपीरियर या सुपर मेजोरिटी अमेंडमेंट वही बोल रहा है कि जहां जितनी मेजोरिटी रिक्वायर्ड है बाय लॉ, आप उसका नंबर बढ़ा दो, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स जब तक इस चीज को अग्री नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इससे क्या होगा, बहुत सारे डिसीजंस पास हो ही नहीं पाएंगे, ऐसे डिसीजन जो बिडर के फेवर में पास ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी इतनी हाई कर दी आपने तो 90% लोग अग्री नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा वैसा। तो यही बात यहाँ पे इन्होंने समझाने की कोशिश की कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है।
और कुछ बोला है तो देखें। मीनिंग तो वोटिंग पावर वाला वही समझाया। फिर बोला मोस्ट एग्जिस्टिंग केसेस हाउएवर द सुपर मेजॉरिटी एग्रीमेंट्स हैव अ बोर्ड आउट क्लॉज व्हिच प्रोवाइड्स द बोर्ड with the power to determine when and if the super majority provision will be in effect। ये इसका तोड़ है। सुपर मेजॉरिटी क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बोला है कि करंट सिनारियो एग्जिस्टिंगली ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस में बोर्ड का एक स्पेसिफिक रोल रहता है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब तक ये चीज नहीं अलाउ करेंगे तब तक बात वहां तक जाती ही नहीं। मतलब दिस विल गो थ्रू बोर्ड रेजोल्यूशन, क्योंकि अगर आपको ये करना है तो उसके लिए आपको आर्टिकल्स मेमोरेंडम ऑल्टर करने पड़ेंगे। आर्टिकल मेमोरेंडम ऑल्टर करने के लिए पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, फिर ये चीजें चेंज होती है। तो बहुत बार क्योंकि बोर्ड के थ्रू जाता है, बोर्ड खुद ही इसके लिए अग्री नहीं करता है। उसका रीजन क्या है? बोर्ड के खुद के पावर कट जाते हैं इसमें। टेक ओवर तो जब होगा तब होगा, अभी तो नहीं हुआ है। ये सब चीजें तो पहले ही हो सकती है, क्योंकि ऑफर पीरियड में तो हो नहीं सकती। तो बोर्ड खुद ही इस चीज के लिए अग्री नहीं करेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, शेयर होल्डर्स को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप ही सोचो, आप कंपनी का मैनेजमेंट हो और आपके पास पावर लिमिटेड है 179 में, और कुछ पावर 180 में तो होते हैं। 180 में तो शेयर होल्डर के पास जाना पड़ता है, और शेयर होल्डर के पास जाके रिजोल्यूशन पास कराना पड़ता है। अब जिस मैटर में 50% मेजोरिटी पे फैसला हो जाता है, उस मैटर को आप 90% पे क्यों लेके जाओगे एज ए डायरेक्टर? आपके लिए काम टफ नहीं हो जाएगा? फिर क्या होगा पता है, जब शेयर होल्डर आएंगे ना तो पता चला रेजोल्यूशन पास करने बैठे 65% ने हाँ बोला, बट क्योंकि आपने खुद ही रूल बना रखा है कि जब तक 90 हाँ नहीं बोलेंगे ना बात आगे नहीं बढ़ेगी। आप ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, अरे यार ये फालतू का पंगा कर दिया। 50% का रूल था कंपनीज एक्ट में, 65 लोग तो हाँ बोल रहे हैं, हमने फालतू का बार रेस करके 90 कर दिया। अब 90 लोग मान नहीं रहे, तो काम खुद ही रुक जाएगा। तो शेयर होल्डर्स को इतना ओवर पावर देने से डायरेक्टर्स के पावर और कम हो जाएंगे इफेक्टिवली। तो जो मैटर उनके हाथ में है चलो वो तो वो कर देंगे, लेकिन जहाँ शेयर होल्डर से पूछना है, अभी तक ऐसा था, आप समझ लो ना, आपका एग्रीगेट 50% से अगर 75 हो जाए तो पास होना मुश्किल नहीं हो जाएगा। सेम बात हो गई ना? अब समझ आएगी, ठीक है? इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है समझाने का। बोलते बोलते दिमाग में आ गया मेरे, है कि नहीं? ठीक है, 50% है, आप पासिंग रेशियो बढ़ा दोगे, बोले सर 50 का एग्रीगेट मुश्किल होता है, आप कहाँ 75 की बात कर रहे हैं? इतने में तो AIR 1 से भी ऊपर चला जाएगा, है ना? AIR 1 के 75 नहीं आ रहे, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ना कन्विंस करना। सेम बात हो गई। तो क्योंकि रास्ता बोर्ड के थ्रू जाता है, इस रास्ते पे बोर्ड ही एग्री नहीं करता। बोले भाई ये तो बहुत मुसीबत है, एक बार के लिए रेजोल्यूशन, जब पावर चाहिए होगा सारे सारे शेयर होल्डर हाँ बोलेंगे, हाँ हाँ 90% कर दो, ये रूल तो तुरंत पास हो जाएगा। लेकिन इसके बाद के डिसीजन लेने होंगे ना, उसमें 90% लोग कन्विंस करना हमारे लिए टफ हो जाएगा, बिकॉज आधे लोग बात समझते नहीं है। 51% बहुत है भाई, उतनों को मनाने में दिमाग खराब हो जाता है, तुम कहाँ 90 कर रहे हो? तो इसमें बोर्ड ही नहीं मानता है। तो ये पॉइंट सुपर मेजोरिटी होता क्या, वो तो अपनी जगह कंसेप्ट बुक में अच्छा है, बट कंपनी खुद का मैनेजमेंट इससे एग्री नहीं करेगा, तो ये बात हो नहीं पाई प्रैक्टिकली वैसा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, सुनने में अच्छा है। यूएस में चलता है ये सब, थोड़ा ये लोग ये भी बीच में बोल रहे, बार बार अमेरिका का रेफरेंस आ रहा है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप पे तो कुछ भी हो सकता है आजकल, तो ये और रेलेवेंट लगता है, क्योंकि यूएस में कुछ भी हो सकता है। तो कॉर्पोरेट लॉज में ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लॉज कुछ बहुत खतरनाक है, एकदम परफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे भी लूप होल्स और लोचे बहुत है, वहां पे भी ये सब चीजें बहुत होती है, घुमाया जाता है लॉज के नाम पे। बट प्रॉब्लम क्या, फर्क मार्केटिंग का है। वो लोग अपना PR ऐसे करते हैं ना कि पूरे वर्ल्ड में रखते हैं कि उनसे अच्छी जगह ही नहीं है, उनसे अच्छा सिस्टम ही नहीं है, लेकिन वहां जाओगे तो आपको लगेगा यार अपना वाला भी कुछ बुरा नहीं, ठीक है। वहां पे भी हालत वही है एट दी एंड, रूल रेगुलेशंस के नाम पे उतना कुछ फॉलो नहीं होता। यूएस जैसा स्टेट इतनी सिक्योरिटी की बात करता है, इतनी डेवलपमेंट की बात करता है, रास्ते पे गोलियां चल जाती है, शूट आउट हो जाता है, और शूट आउट बड़ा खतरनाक होता है। एक तो वहां पे ना डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम बहुत है, लोनलीनेस का इशू बहुत है, क्योंकि फैमिली कल्चर नहीं है इंडिया जैसा। बंदूक लेके घूमते हैं, गन्स मिल जाती बड़ी इजीली। स्कूल में घुस गए थे बीच में पागल इंसान, माइंड खराब है, डिस्टर्ब है, डिप्रेशन में, बंदूक लेके स्कूल में घुस के छोटे छोटे बच्चों पे गोलियां चला दी, कितने बच्चे मर गए। मतलब कोई गारंटी नहीं लाइफ की, आपका बच्चा स्कूल गया, किसी ने गोली मार दिया, कुछ नहीं कर सकते। अब स्कूल में वो घेर के बैठ गए, अब उसको निकाल के मारने में यूएस की पुलिस की हालत खराब हो गई। बीच में गुरुद्वारे के बाहर अटैक हो गया, और सिख लोगों पे गोलियां चला दी, एंटी यूएस वाला वो चल गया कि भाई रेसिज्म और ये वो करके। आप सोचो, अब इतना डेवलप्ड नेशन, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल नेशन, और गारंटी नहीं कोई भी बंदूक ले गोली चला दे, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो गन का जो मार्केट है वहां पे वो बहुत खराब है, और अपना यूपी बिहार बदनाम, इनका अमेरिका में तो फर्क नहीं है। हाँ, अपने ओपन फायरिंग हो जाती है, वहां पे भी हो जाती है। मेरे पास मेरे वो होती तो इसलिए देख रहे हो, आप बंदा थोड़ी लेके घूम रहा है। नहीं, लेकिन एक पॉइंट बता रहा हूँ कि अपने यहाँ पे जिन स्टेट्स में ये है कि भाई यहाँ पे ओपन फायरिंग हो जाती है, शादियों में गोलियां चली जाती है, तो भाई ये तो कैसा कानून है क्या नहीं है। तो यूएस जैसे कंट्री में स्कूल में कोई गन लेके घुस जाता है,
चर्च में गन लेके घुस जाते हैं, चर्च में भी फायरिंग हुआ था। तो हमारा ही था ना पुलिस। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को तो मारा था, उसका तो वो तो हाँ पब्लिक स्पीच थोड़ा निशाना चौक गया, वरना अभी आज यूएस की हालत थोड़ी बेटर होती इजराइल और अभी तो किया था। इजराइल और ईरान की बेटर होती। लेकिन ठीक है, वो तो पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, यू नेवर नो, कुछ कह नहीं सकते। तो ये सब मैटर होते रहते हैं, बट पॉइंट वही है कि इतना डेवलप्ड नेशन जो है ना, उसमें भी ऐसे लोचे होते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि यूएस में ये सब चीज चलती है, कभी भी कुछ भी कर सकते हो, बट इंडिया में नहीं चलता है। तो अपना सिस्टम थोड़ा बेटर है। क्लासिफाइड बोर्ड्स में लोग ऐसा बोल रहे हैं, टेक ओवर में किसी के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करने का एक और तरीका भी तो है, उसके मैनेजमेंट पे कंट्रोल अक्वायर कर लो, आधे से ज्यादा डायरेक्टर हम कंट्रोल करते हैं, वो भी तो एक तरीका था, होल्डिंग सब्सिडरी वाला। उस पॉइंट को टारगेट किया। आपको लग रहा है कि जो बिडर है वो आपके डायरेक्टर्स पे कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहा है, या वो लोग डायरेक्टर बनते जा रहे हैं जो उसके कंट्रोल में होंगे, तो एक काम कर सकते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का ग्रुप है उसको पार्ट्स में बांट दो। आपने वो पढ़ा था, रोटेशनल डायरेक्टर, रिटायरिंग बाय रोटेशन, 2/3 मस्ट बी एलिजिबल, 1/3 मस्ट रिटायर। इन्होंने ऐसा बोला, एक काम करो आप, फॉर एग्जांपल कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को 3 ग्रुप में बांट दो, टोटल 9 डायरेक्टर है, 3-3 के 3 ग्रुप बना दो, और बोलो एक साल में एक ही ग्रुप में इलेक्शंस होंगे, मतलब 6 तो कांस्टेंट हो गए, ये 3 ही एलिजिबल है, तो 3 में से भी तो तीनों तो रिटायर होंगे नहीं, 3 में इलेक्शन होंगे, 3 में से 2 एलिजिबल, 2 में से 1 जाएगा, तो 3 में से 1 ही जाएगा, तो टोटल 9 में से कितने गए, सिर्फ 1। तो अगर कोई टेक ओवर करने की कोशिश कर भी रहा है कि इनके डायरेक्टर हटा के अपने बिठा दूंगा और फिर पावर एक्सरसाइज कर लूंगा, तो अपने में भी कितने बिठा पाएगा, 1 ही बिठा पाएगा। ऐसा करते करते उसको मेजोरिटी बनाने में कुछ 2-3 साल लग जाएंगे, लेकिन एक ग्रुप में इलेक्शन इस साल हुआ, अगले ग्रुप में इलेक्शन अगले एजीएम में होगा, अगले ग्रुप में इलेक्शन अगले एजीएम में होगा, तो 2-3 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे जब तक वो अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए अपने डायरेक्टर बिठा पाएगा, वो भी 3 में से 1 या 2 कर करके। तो टाइम मिल जाएगा हमें टेक ओवर से बचने के लिए, तब तक और रास्ते निकाल लेंगे। ये थोड़ा टाइम खींचने वाली बात होती है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि भाई ऐसी ऐसी जो फाइट चल रही होती है ना, उसमें टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बोले थोड़ा टाइम मिल जाए ना मुझे, तो मैं जीत जाऊंगा, उस टाइम में मैं कुछ फिगर आउट कर लूंगा। तो यहाँ पे ऐसी बात हो रही है। अब ये चीज सुनने में टेक्निकली साउंड लगती है, क्या ऐसा हो सकता है, इंडियन लॉज में फिर प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो, तो एक साइड इसका ऐसा है कि जो 6 डायरेक्टर्स को आपने इम्यूनिटी दे दी, वो तो फिर लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट करेंगे, उनका इंडिविजुअल पावर फिर कंपनी बढ़ जाएगा, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि मुझे कोई नहीं निकालेगा, इनकी जान अटकी हुई है मेरे में, मुझे निकाल दिया ना तो कोई दूसरा आ गया तो इनका खेल खत्म हो जाएगा। तो खुद को बचाने के लिए मेरे को परमानेंट कर देंगे, 2-4 साल 5 साल तक तो मुझे कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, तो कंपनी में उसकी दादागिरी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसको निकाला तो उसका तो कुछ नुकसान नहीं होगा, इनका ज्यादा नुकसान होगा। ये वैसी बात है, जरूरत है फिर वैसा हो जाएगा। तो मोस्टली उस एंगल से एडवाइजेबल नहीं है। और दूसरा जो अपना कंपनी लॉ है वो तो क्लियर बोलता है कि भाई टोटल में से 2/3 एलिजिबल होने चाहिए, तो बाकी के फिक्स वाले कितने हुए, सिर्फ 1/3, या तो वो इंडिपेंडेंट होंगे या फुल टाइम होंगे, बाकी 2/3 में से तो कोई भी रिटायर हो सकता है, और 1/3 तो कम से कम रिटायर होने ही चाहिए। मतलब आप इंडियन लॉज के हिसाब से 9 को 3 पार्ट्स में बांट के 3 ग्रुप बना दो, ऐसा कर ही नहीं सकते। तो कंपनीज एक्ट इस चीज को रोक देता है। तो इंटरनेशनली दूसरे कंट्रीज में चलता होगा, इंडियन कंपनीज एक्ट में नहीं चलता है। तो स्ट्रेटेजी है, यहाँ वर्क नहीं करेगी, वैसा होगा। ठीक, देख लो 152 का रेफरेंस आई गया, 1/3 वाला, सारी स्टोरी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट, ऑथराइजेशन ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, ये वही नई सिक्योरिटीज इशू कर देना या शेयर्स को डीवीआर में कन्वर्ट कर देना, अपने यहाँ पे ये सब अगेन अलाउड भी नहीं है, रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं और अनअट्रैक्टिव भी है, तो इतना यूज नहीं होता है। लास्ट पार्ट है इसका, दैट इज पॉइजन पिल डिफेंस। पॉइजन पिल तो नाम से समझ आ रहा है, ठीक है, क्या है। अब इसके 2 टाइप्स हैं, एक फ्लिप इन है, एक फ्लिप ओवर है। वो यहाँ पे इन्होंने समझाया नहीं, थोड़ा मैं कंटेंट आपको बता देता हूँ। सर्च कर रहा था इसके बारे में, तो इसमें से पढ़ के उतना क्लैरिटी नहीं है, तो एक बार अपना एआई गूगल सर्च किया, देखो क्या नहीं है इसमें। देखो ये जनरली तो इन्होंने वही समझाया है, पॉइजन पिल वाला। ध्यान दो क्या बोला है, यहीं से देखिए। इट इज ऑल्सो नोन एज शेयर होल्डर्स राइट्स प्लान। इट इज अ टैक्टिक यूज्ड बाय कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू फेंड ऑफ हॉस्टाइल टेकओवर अटेम्प्ट, उसको रोकने के लिए। इट मेक्स द टारगेट कंपनी लेस अट्रैक्टिव टू द एक्वायरर
बाय डाइल्यूटिंग द एक्वायरर्स ओनरशिप स्टेक और मेकिंग द एक्विजिशन मोर एक्सपेंसिव। उसके लिए महंगा बना दो, खर्चा बढ़ा दो उसका। एक बजट लेके आया होगा ना कि इतने में एक्वायर कर लूंगा, जब उसका खर्चा बढ़ेगा ना तो थोड़ा स्टेप बैक कर लेगा, तो हो सकता है वो हॉस्टाइल टेकओवर रुक जाए। और पैसे हैं उसके पर और उसके सिर पे आ गया कि मैं तो कुछ भी करके खरीद ही लूंगा, तो आप जितने शेयर बढ़ाओगे वो खरीदता जाएगा, एक अलग बात है, पर हो सकता है एक पॉइंट पे रुक जाए। दिस इज टिपिकली अचीव्ड बाय गिविंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एक्सक्लूडिंग द एक्वायरर, मतलब अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, द राइट टू परचेज एडिशनल शेयर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, thus increasing the number of outstanding shares and reducing the acquirer's ownership percentage। acquirer के बदले जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं उनको और शेयर ऑफर कर दो और पैसा रेज कर दो, इससे क्या होगा, टोटल शेयर्स बढ़ जाएंगे। अच्छा, अक्वायरर ऑलरेडी हमारी कंपनी में कुछ तो एक्विजिशन करके बैठा है, 5%, 10%, 15%, 20%, एनीथिंग लेस देन 25, तो इससे क्या होगा, उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। समझ आ रही? कंट्रोल एक्सरसाइज परसेंटेज के बेस पे होता है, एब्सोल्यूट नंबर पे तो होता नहीं। अब वो परसेंटेज बढ़ा बढ़ा के 25 तक टच करने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो 25 पहुंचने वाला था, आपने बाकी लोगों को और शेयर दे दिए डिस्काउंट पे, सस्ते में ले जाओ, राइट शेयर इशू कर दिए, प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया, कुछ भी करके उनको शेयर दे दिए। इससे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, लेकिन उस एक्वायरर पे तो उतना ही रहे, परसेंटेज कम हो गया ना। वो बेचारा 24 पहुंचा था, आपने उसको फिर 18 पे ले आया, सांप सीढ़ी चल रही है, 98 पे सांप काटता है, सीधा 11 पे आ जाता है, वो करता है ना, ये वही चल रहा है। तो बार बार उसको नीचे घसीटते रहो, थक जाएगा, एक पॉइंट पे शायद जिद छोड़ देगा, तो इससे हॉस्टाइल टेकओवर बच सकता है। देखो यही बात हो रही है। पॉइजन पिल इज यूजुअली एक्टिवेटेड इन अ स्पेसिफिक शेयर होल्डर, जैसे मैंने नहीं बोला 10 से 20% के रेंज, मैं इसी बेस पे बोल रहा था। अक्वायर्स अ सब्सटेंशियल स्टेक इन द कंपनी विदाउट द बोर्ड्स अप्रूवल, चुपके चुपके थोड़े थोड़े शेयर एक्वायर कर करके 10 से 20% की रेंज में जा चुका है एक स्पेसिफिक शेयर होल्डर। तो फिर इस सिचुएशन में हम डाइल्यूजन का रास्ता यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्लिप इन। पॉइजन पिल का एक कैटेगरी हो गई फ्लिप इन स्ट्रेटेजी। फ्लिप इन का मतलब है कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और शेयर्स देके डिस्काउंटेड प्राइस पे दे दो, भले कोई बात नहीं, शेयर प्राइस थोड़ी डाइल्यूट हो जाएगी, लेकिन अक्वायरर का होल्डिंग भी डाइल्यूट हो जाएगा, और उस वजह से उसको वापस 25% पहुंचना हो तो और पैसा लेके आना पड़ेगा। अब अगर अक्वायरर फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है तो एक पॉइंट पे वो हार जाएगा, क्योंकि और पैसे है नहीं मेरे पास, इन्होंने तो यार बहुत बढ़ा दिया, और वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो आपकी ये स्ट्रेटेजी आप थोड़ा टाइम ले सकते हो, बट धीरे धीरे करके वो शायद वापस वहां पर टच हो जाए। उस टाइम में तो वही होता है ना भाई, बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो अटैक कर रहा है, तो इट कैन गो एनीवेयर। दूसरा एक ऑप्शन भी है फ्लिप ओवर, यहाँ पे बोला हुआ है, देखते हैं। इट अलाउज शेयर होल्डर्स टू बाय शेयर्स ऑफ द एक्वायरर एट अ डिस्काउंट आफ्टर अ मर्जर और एक्विजिशन, फर्दर इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ द टेक ओवर। अब इसमें ऐसा है कि ये चीज टेक ओवर के बाद होती है, फ्लिप ओवर वाला पार्ट, उसने टेक ओवर कर लिया। थोड़ी स्ट्रैटेजी की थियरी आपको बता देता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजिंग है। उसमें शॉर्ट में समझाएगी, यहाँ से स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पूरा कंटेंट दिया हुआ है, मैं इसमें से बता देता हूँ। हुआ ये है कि भाई यहाँ टेक ओवर हो चुका है, तो कहीं ना कहीं यू हैव लॉस्ट, लेकिन अभी भी पूरा शेयर थोड़ी उसके पास गया है, मेजॉरिटी शेयर है ना, बाकी तो आपके शेयर होल्डर के पास स्टेक है। अब इसके बाद टेक ओवर होने के बाद ऐसा हो सकता है कि एक्वायरर कंपनी जिसने हम एक्वायर किया है, हम उसकी कंपनी में स्टेक एक्वायर करना शुरू करें। हमारे जो बाकी बचे हुए शेयर होल्डर्स हैं ना, टारगेट कंपनी के रिमेनिंग शेयर होल्डर्स एक्वायरर के अलावा, वो लोग क्या करेंगे, एक्वायरर कंपनी में और शेयर्स खरीदने की कोशिश करेंगे और उसमें अपना स्टेक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसने हम पे अटैक किया, डिफीट किया, अब हम उस पर अटैक करें, इस तरीके की स्ट्रैटेजी। तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है ना, हम उसकी कंपनी में उस पर कंट्रोल एक्सरसाइज करने का प्रेशर बनाएंगे। ये भी एक तरीका हो सकता है फ्लिप ओवर का। इसमें खर्चा होगा, फ्लिपिंग वाली स्ट्रैटेजी है वैसे, उसमें हम उसकी कंपनी के शेयर्स के साथ कुछ नहीं कर रहे, हम अपनी कंपनी के शेयर बढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम उसको रोक सकते हैं। यहाँ तो ऐसा है कि वो टेक ओवर कर चुका है, अब क्या करें, 51 उसके 49 हमारे, भाई हमारे 49 वालों के पास अच्छी स्टैंडिंग है, पैसे हैं, एक काम करो, मार्केट से उसके शेयर उठाओ डिस्काउंटेड प्राइस पे, जहां से जो रेट पे मिले। उसको दिखना चाहिए कि यही 49 है जो मेरी कंपनी में स्टेक एक्वायर करके मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहेगा। अब अगर उसने मुझे टेक ओवर कर भी लिया तो डिसीजन मेकिंग के टाइम पे उसके ध्यान में रहेगा कि भाई इन 49 के बहुत अगेंस्ट जाऊंगा ना तो वहां पे प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये लोग और एक्विजिशन करने की कोशिश कर सकते हैं, तो जो मैंने इनके साथ किया मेरे साथ भी हो सकता है, उस टाइप का फियर क्रिएट करना। तो दैट इज ऑल्सो फ्लिप ओवर स्ट्रैटेजी। ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ नहीं, देखो आपको थियरी देखने को यहाँ पे है।
The flip-over aspect refers to the fact that the rights are triggered by an event involving the acquiring company and allow the target shareholders to buy the shares in the acquiring company. Target shareholders मतलब वो बचे हुए 49, वो लोग acquiring company में शेयर बाय करने की कोशिश कर सकते हैं in their individual capacity, जिससे हम उसकी कंपनी पे कंट्रोल बनाने की कोशिश करेंगे। फिर क्या होगा ना, बेचारे जो माइनॉरिटी में रहेगा ना, उनका अपने आप यूनिटी बन जाती है। इन लोगों ने 51 एक तरफ करके हमारे पे कंट्रोल जमाया, अपन मिलके इनकी कंपनी में शेयर करेंगे, वो यूनिटी अपने आप आ जाती है। तो उस बेस पे हो सकता है। ठीक है, बहुत डेप्थ में गए तो नहीं है, मैं आपको ये भेज दूंगा लिंक, अगर इसमें से कुछ लिखना है तो आप नोट करके रख लेना। इन्होंने मॉड्यूल में तो नहीं दिया हुआ है, इतना ही कंटेंट है जो आपके सामने, मैंने कुछ कट नहीं किया इसमें से। नेक्स्ट, क्रॉस बॉर्डर टेक ओवर जनरल आंसर है, उसके ऊपर बहुत बात कर चुके हैं। क्रॉस बॉर्डर मर्जर वाले से बात की थी, वो टॉपिक कहीं ना कहीं वहीं से, तो आपको एक बार रीडिंग में लेना है तो ले सकते हो। और लास्ट में कुछ केस लॉस दे रखे हैं, मेरे भी रेफर करने बाकी है, मैं आज देख लूंगा क्या है इनमें से जो रेलेवेंट लगेगा, जितने भी हैं मैं देख लूंगा। तो अब रेगुलेशन 10-11 बचा है, वो लास्ट लेक्चर में कल बैकअप करते हैं, होपफुली एक लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए। फिर भी देखते हैं क्या है, 7-8 पेज 9 पेज का कंटेंट हो गया, 7 to 8 पेजेस का हो जाएगा, 1-1.25 घंटा मिल गया ना तो हो जाएगा।